हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे हमारे आईपी का क्लास 12 का। जिस चैप्टर नंबर 7 का नाम है जावा जीयूआई प्रोग्रामिंग रिवीजन टूर फर्स्ट। मतलब यहाँ पे जावा के इंट्रोडक्शन से हम देखेंगे कि जावा क्या है, उसके फीचर्स और ओवरऑल सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर 7 से पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके पहले उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। ठीक है, और कुछ बच्चों की क्वेरी आई थी मेरे पास कि सर हमारा सिलेबस थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो आप निश्चिंत रहें, मैं जल्दी से जल्दी होकर आपका ये सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दूंगा। चैप्टर 7 पे हम आ ही गए हैं, इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, बस बाकी तो हमारे 15 तक है। सॉरी 16 से तो हमारे चैप्टर अपलोडेड है ही सही। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितने ज़्यादा जल्दी हो सके चैप्टर्स आगे के भी बनाऊँ। और एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले, तो मैं देखिए बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि पहले चैप्टर्स कवर हो जाए, उसके बाद में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सारे क्वेश्चन एक साथ क्वेश्चन वाइज आपको दे दूंगा। और उसके बाद मेरी ये भी कोशिश है कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स भी बना कर दूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसको क्या है हमारा ये ओवरऑल चैप्टर। तो जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको पता है कि जावा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कि ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, एज वेल एज अ प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म भी है जिससे कि आप अलग अलग एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। बाय यूजिंग जावा, जावा को यूज़ करते हुए वी कैन राइट इंटरेक्टिव, डायनामिक एंड सिक्योर प्रोग्राम एप्लीकेशन। मतलब आप जावा को यूज़ करते हुए इंटरेक्टिव प्रोग्राम बना सकते हो, डायनामिक प्रोग्राम बना सकते हो, और सबसे बड़ी बात की सिक्योर्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं जिनमें कि प्रॉपर सिक्योरिटी हो, जिसमें ईजिली कोई उसे हैक ना कर पाए। विच कैन रन ऑन एनी टाइप ऑफ ओएस एंड हार्डवेयर। ये किसी भी टाइप के ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है और किसी भी हार्डवेयर पे चल सकता है। इट वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग। देखिए इसको जो है आपके जेम्स गोसलिंग ने बनाया है, इसको जावा को, एट सन माइक्रो सिस्टम टू राइट एप्लीकेशंस बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक टीवी, सेटअप बॉक्स। मतलब इसका बेसिकली इन्वेंशन हुआ था टीवी, सेटअप बॉक्स टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोडिंग करने के लिए, इसके एप्लीकेशंस बनाने के लिए। और इसके अलावा एक और फैक्ट है कि जावा वाज इनिशियली कॉल्ड ओक एंड नेम्ड एज लेटर नेम्ड एज जावा। मतलब स्टार्टिंग में इसका नाम ओक हुआ करता था, OAK, ओक। ओक एक टाइप का पेड़ होता है, उसके नाम पे इसका ओक नाम रखा गया था, और बाद में अब हम इसे जावा नाम से पॉपुलरली बुलाने लगे, कहने लगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा जो आपने यहाँ पर नोट किया था कि जावा में हम इंटरेक्टिव, डायनामिक और सिक्योर एप्लीकेशन तो बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर पे चला सकते हैं। इस वजह से, मतलब इस वाली बात को मैं बता रहा हूँ फिर से कि इसके इसके इट कैन बी रन ऑन एनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसीलिए इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो देखिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि ये किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर पर चलाया जा सकता है। ठीक है, और जावा का पुराना नाम भी ऑब्जेक्टिव में कई बार आया हुआ है, तो आपको पता ही है कि इसका पुराना नाम क्या है, ओक है। अब सवाल ये उठता है कि इसके भी कुछ फीचर्स रहे होंगे, क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसके कुछ फीचर्स रहे होंगे, तो देखिए डिस्कस करते हैं हम उसे भी। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फीचर इज इट इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें कि इसका ओरिजिनेट ही ऑब्जेक्ट से हुआ है। इनमें इसका एक सबसे मेन फीचर है कि इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट जो है ये कलेक्शन होता है प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स का। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है ये कलेक्शन किसका होता है, देखिएगा ऑब्जेक्ट इसका कलेक्शन होता है। ऑब्जेक्ट इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या है और मेथड्स क्या है, इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं हम। प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स, अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं हम कि प्रॉपर्टीज़ क्या है और मेथड्स क्या है। देखिए ये प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी का फीचर। फॉर एग्जांपल एक फ़ैन है, एक पंखा है जिसमें ये ऐसे 3 ब्लेड्स होते हैं, तो जो पंखा है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसके अंदर 3 ब्लेड है। और मेथड्स मतलब होता है उसके फंक्शन की, वो क्या काम परफॉर्म करते हैं, क्या टास्क परफॉर्म करते हैं। तो मेथड्स मतलब होता है कि ये पंखा हमें हवा देता है, तो एक पंखा भी हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स है। वैसे ही जावा में भी क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ ना कुछ मेथड्स होते हैं। क्योंकि अगर आपसे कोई ऑब्जेक्ट्स पूछे तो ऑब्जेक्ट इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स। कुछ लोग इसे प्रॉपर्टीज़ मेथड्स ना कहकर स्टेट्स एंड बिहेवियर्स भी कहते हैं। तो स्टेट्स मतलब वही प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर मतलब वही मेथड्स। ठीक है,
नेक्स्ट ये एक ओपन सोर्स प्रोडक्ट है। ओपन सोर्स प्रोडक्ट मीन्स होता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको यूज़ करने के लिए आपको कोई पैसा पे करना नहीं पड़ेगा, इसको कोई लाइसेंस देकर परचेस नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अभी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मीन्स मैंने अभी आपको जस्ट 2 मिनट पहले ही बताया कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी भी हार्डवेयर या किसी भी सॉफ्टवेयर पर चल सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं हम। ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। अब सवाल ये उठता है कि सर इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है। देखिए ये जो दोनों ही है ना, इंटरप्रेटर भी और कंपाइलर भी, ये दोनों के दोनों आपके ट्रांसलेटर होते हैं। ये क्या होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, जो कि कोड को ट्रांसलेट करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये दोनों ही ट्रांसलेटर हैं, पर दोनों में डिफरेंस ये है कि इंटरप्रेटर किसी भी चीज़ को वर्ड बाय वर्ड पढ़ता है, वर्ड टू वर्ड, लेकिन कंपाइलर एट वंस पढ़ता है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ लेता है। ठीक है, लेकिन इंटरप्रेटर कैसे पढ़ता है, एक वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड। कंपाइलर क्या करता है, एक साथ पूरी सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ लेता है। ये फ़र्क है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। तो जावा इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों को ही सपोर्ट करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, और कुछ कन्फ्यूज़न हो ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को भी क्लियर करने की। बढ़ते हैं आगे हम। ये बिल्ट इन ग्राफिक्स एंड सपोर्ट मल्टीमीडिया, मतलब इसमें एक कॉमन पॉइंट ये भी है कि ये बिल्ट इन ग्राफिक्स भी होते हैं जावा में, जो आप यूज़ कर सकते हो, और तो और इसमें आप मल्टीमीडिया भी सपोर्ट कर सकते हो। पिक्चर ग्राफिक्स वगैरह आप एडिशनली ऐड भी कर सकते हो, डाउनलोड वगैरह करके भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें जावा ये सारे फीचर्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, आई होप कि ये फीचर्स आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो है आपका मेथड या फंक्शन। अब देखिए ये जो मेथड होता है, अब मेथड और फंक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट विच इज रिटन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब इन द एप्लीकेशन। मैंने अभी बताया था मेथड मतलब होता है फंक्शन, मतलब किसी काम को करना। अब यहाँ पे मेथड या फंक्शन मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट, यानी कि किसी कोडिंग जो कि स्पेशली लिखी ही इसलिए जाती है ताकि उस एप्लीकेशन में कुछ काम को, किसी टास्क को, किसी जॉब को परफॉर्म करवाया जा सके। ठीक है, तो अब इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जितने भी मेथड्स होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को, यानी उसके टास्क को डिफाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। अ मैसेज कैन ऑल्सो बी थॉट एज कॉल टू एन ऑब्जेक्ट मेथड, मतलब कोई जो मैसेज किया जाता है ना, वो किसी एक ऑब्जेक्ट को कॉल किया जाता है। मतलब सर ये वाली बात समझ में नहीं आई तो समझाता हूँ मैं इसको और अच्छे से। मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई कोडिंग लिखी, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें कि ये एक पेज बना रहे थे मैथमेटिकल ऑपरेशन का, इसमें हमने कैलकुलेशन के लिए छोटी सी कोडिंग की। अब मुझे क्या हुआ कि ये 4 पेज में इधर भी ज़रूरत थी, यहाँ भी ज़रूरत थी, यहाँ भी ज़रूरत थी और यहाँ भी ज़रूरत थी। तो मैंने यहाँ पे एक बार इस ऑब्जेक्ट को बना लिया ना, तो मुझे यहाँ अलग से बनाने, यहाँ अलग से बनाने और यहाँ अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसे ही कॉल करके यूज़ कर लूँगा। ठीक है, इसे ही कॉल करके सभी जगह पर यूज़ कर लूँगा। ये हमारा काम किसका होता है, मेथड का। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मेथड को कॉल करके यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, पर वो डिपेंड करेगा कि आपने जिस जगह बनाया है उस जगह यूज़ कर रहे हैं या बाहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इवेंट पर। इवेंट क्या होता है, एन इवेंट इज ऑक्यूरेंस ऑफ सम एक्टिविटीज आइदर इनिशिएटेड बाय यूजर और बाय द सिस्टम। मतलब इवेंट मीन्स होता है कि कोई भी एक्टिविटी या तो यूज़र ने की हो या फिर सिस्टम ने की हो। लाइक आपने माउस क्लिक कर दिया, ये एक इवेंट है। आपने बटन प्रेस कर दिया, ये एक इवेंट है। और भी आपने कोई टास्क परफॉर्म किया, वो सारे इवेंट की कैटेगरी में आते हैं। हैंस एनी यूज़र एक्शन रिलेटेड टू GUI कॉल्ड इवेंट, मतलब आपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के रिगार्डिंग कोई भी एक्शन लिया, वो सारे आपके इवेंट में आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, देखिए ऑलमोस्ट ऑल एक्शन यूज़र परफॉर्म ट्रिगर इवन इवेंट थ्रू हैंडल, मतलब आज को क्या होता है, माउस का ट्रिगर यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। तो कुछ एग्जांपल्स देख लें हम। मूविंग द माउस, ये आपका एक इवेंट है। क्लिकिंग बटन्स, ये आपका राइटिंग टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट बुक बॉक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके इवेंट हैं। मतलब आप जो भी परफॉर्म करते हैं ना सिस्टम पर, चाहे आप परफॉर्म करें चाहे सिस्टम परफॉर्म करे, वो क्या हो जाएगा, आपके लिए इवेंट हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है आपको? कन्फ्यूज़न हो तो बिल्कुल बताइएगा आप, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना रखें आप, क्योंकि आपका कन्फ्यूज़न मेरे लिए डिसअचीवमेंट, मतलब मेरे लिए अचीवमेंट नहीं होगी। आपका जितना कंसेप्ट क्लियर होंगे तो वो मेरी अचीवमेंट होगी। मुझे कोई व्यूज़ नहीं चाहिए, कोई लाइक्स नहीं चाहिए, कोई कमेंट्स नहीं चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा ना, वही मेरे लिए मेरी अचीवमेंट होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम। नेटबिन्स की बात करें अगर हम, तो नेटबिन्स आईडी एक टाइप का फ्री ओपन सोर्स और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। मतलब आईडी का फुल फॉर्म ही होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। नेटबिन्स एक टाइप का फ्री ओपन सोर्स और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जो कि बहुत सारे अलग अलग डेवलपर्स इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, प्रोग्राम वगैरह बनाने के लिए, इसको एक इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए। मतलब जैसे जावा है, जावा चलाना है तो जावा की कोडिंग आप किस इंटरफेस पर चलाओगे, तो आप नेटबिन्स पर चला सकते हो।
ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स इसके अलावा ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड बिल्ट इन सपोर्ट फॉर डेवलपिंग जावा, सी प्लस प्लस, XML एंड HTML। मतलब ये क्या करता है, जावा, सी प्लस प्लस, XML और HTML को चलाने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब ये बात हुई कि ठीक है सर, हम ये तो समझ गए कि नेटबिन्स एक टाइप का इंटरफेस है जो कि सी प्लस प्लस, जावा, XML और HTML को चलाने के लिए यूज़ होता है, पर इसके कुछ फ़ायदे भी हैं कि बस यूज़ होता है नॉर्मली, बस चल जाता है काम। बिल्कुल नहीं, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। तो देखिए कौन कौन से फ़ायदे हैं उसको भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। पहला एडवांटेज, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एडवांटेज, हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग हाई क्वालिटी एप्लीकेशन। आप हाई क्वालिटी एप्लीकेशन अगर आप बनाना चाहते हैं ना, तो नेटबिन्स आपको बहुत सारे बिल्ट इन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको स्पेंड कम करना पड़ता है और आपकी क्वालिटीज़ और फीचर्स आपको बहुत सारे एडिशनल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। दूसरी बात, इट प्रोवाइड द लेटेस्ट जावा टेक्नोलॉजी। ये जो है जावा की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट डेवलप्ड ऑब्जेक्ट्स को आपको सपोर्ट कराता है, जो कि आपके प्रोडक्ट को काफ़ी एडवांस बना देते हैं। इट प्रमोट्स फास्ट एंड स्मार्ट कोड एडिटिंग। इसमें आपको स्मार्ट और फास्ट कोड एडिटिंग को सपोर्ट किया जाता है। दैट मीन्स कि आप कोड एडिटिंग बहुत जल्दी तो कर ही सकते हैं और बहुत ही स्मार्ट वे में कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वहाँ पे एरर होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आपने कई बार देखा होगा ना कि इसमें क्या होता है कि एरर अलग ही शो कर दिए जाते हैं रेड लाइन्स वगैरह से, कि मतलब यहाँ पे एरर आ रहा है तो आप उसको इम्प्रूव कर लीजिए। नेक्स्ट, सपोर्ट रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या है कि आप बहुत फास्ट वे में अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप बहुत ही फास्ट वे में प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बात करें, इट इनेबल द यूजर टू राइट बग फ्री कोड। बग वर्ड का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, बग वर्ड का मतलब होता है एरर्स। तो ये सपोर्ट करता है कि आप एरर फ्री कोड बना सकें। ठीक है, ये आपको एरर फ्री कोड बनाने में हेल्प करता है हमारा नेटबिन्स आईडी। ये सारे इसके कुछ एडवांटेज थे। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करूँ। ठीक है, क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। हम अगर न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है। देखिए ये जो अगले दो टॉपिक्स हैं ना, ये आपके न्यू प्रोजेक्ट और न्यू जे फ्रेम कंटेनर, ये प्रोसीजर बेस्ड है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थ्योरेटिकली भी आपको थोड़ा सा समझा पाऊँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें फाइल नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, उस फाइल नाम के ऑप्शन पर जाएंगे और वहाँ से सिलेक्ट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट को। ठीक है, ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे कि फाइल पर जाकर न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप कैटेगरीज पेन में जाएंगे, वहाँ से जावा नोड को सिलेक्ट करेंगे और उसमें प्रोजेक्ट पेन पर जाकर के यहाँ पे जावा एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और फिर क्लिक नेक्स्ट कर देंगे आप। फिर क्या कर देंगे आप, क्लिक नेक्स्ट कर देंगे आप। ठीक है, तो फिर आपका यहाँ तक की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। आगे आप वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, इंटर कॉन्टेक्ट एडिटर इन द प्रोजेक्ट नेम। सॉरी, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट नेम नाम का एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ जाके आप इंटर कीजिए। क्या इंटर करेंगे, कॉन्टेक्ट एडिटर इंटर कीजिए। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम फील्ड में। उसके बाद आपको लोकेशन पूछेंगे, तो स्पेसिफाई द प्रोजेक्ट लोकेशन बाय क्लिकिंग द ब्राउज बटन। वहाँ पे एक ऐसा ब्राउज करके बटन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो पूरी लिस्ट खुल जाएगी कि आपको लोकेशन कहाँ पर सेव करनी है। फिर लीव द डेडिकेटेड फोल्डर फॉर स्टोरिंग द लाइब्रेरीज चेक बॉक्स अनसिलेक्टेड। मतलब यहाँ पे क्या है, आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा। चेक बॉक्स मतलब एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे टिक करोगे तो टिक लग जाएगा। उसमें आपको क्या है, डेडिकेटेड फोल्डर फॉर स्टोरिंग लाइब्रेरीज नाम के चेक बॉक्स को आपको अनसिलेक्टेड छोड़ देना है। दैट मीन्स कि आपको क्या करना है, ये ऐसा अनसिलेक्टेड सिलेक्ट, मतलब ये टिक लगा होता है तो आपको टिक नहीं लगाना है, अनसिलेक्टेड छोड़ देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इंश्योर दैट सेट एज द मेन प्रोजेक्ट चेक बॉक्स इज सिलेक्टेड एंड क्लियर द मेन क्लास में क्रिएट मेन क्लास फील्ड। मीन्स यहाँ पे क्या है कि आपको ये इस बात को ध्यान रखना है कि मेन प्रोजेक्ट चेकबॉक्स सिलेक्ट हो चुका हो, सिलेक्टेड ऐसा सिलेक्ट हो चुका हो, एंड क्लियर द क्रिएट मेन क्लास फील्ड। मेन क्लास फील्ड को क्लियर छोड़ देना आपको और उसके बाद क्लिक फिनिश करना है और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप थोड़ी सी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। देखिए ये जो है ना एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, इसको थ्योरेटिकल में मुझे पता है कि थोड़ा बहुत आपको डाउट रह गया होगा, बट ये चीज़ आप प्रैक्टिकल करके देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग अ जे फ्रेम कंटेनर। अब आप जे फ्रेम कंटेनर को कैसे क्रिएट करेंगे, इसकी प्रोसेस थोड़ी और सिंपल है। इसमें क्या है, आपको प्रोजेक्ट विंडो में जाना है, वहाँ पे राइट क्लिक करना है तो कॉन्टेक्ट एडिटर नोट पर, वहाँ पे आपको न्यू नाम का ऑप्शन चूज़ करना है। फिर उसमें जे फ्रेम फॉर्म में जा करके, मतलब न्यू को आपको चूज़ करना है। वहाँ पर आपको
क्लास नेम नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। क्लास नेम नाम के ऑप्शन में आपको क्या करना है कि क्लास नेम नाम के ऑप्शन में आपको कॉन्टैक्ट एडिटर यूआई इंटर करना है। फिर इंटर करना है आपको माई कॉन्टैक्ट डॉट एडिटर, कहाँ पर जाकर के पैकेज ऑप्शन में जाकर के आपको माई डॉट कॉन्टैक्ट एडिटर एंटर करना है और फिर आपको क्लिक फिनिश करना है। फिनिश पर जाकर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ये जेफ्रेम कंटेनर आपका बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस है। प्रोसेस मैंने बोला ना, आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अदरवाइज ये थ्योरेटिकली वे में आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि जीयूआई बिल्डर क्या होता है। ठीक है, अब जीयूआई बिल्डर हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। हमने वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ जीयूआई बिल्डर। तो जीयूआई बिल्डर हमारा एक टाइप से एक विंडो होता है जहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। मतलब जो आपका फॉर्म होता है ना, जहाँ पे आप पूरा टास्क परफॉर्म करते हो, उनमें आपको जनरली ये 4 टाइप के ऑप्शंस मिलते हैं। कौन कौन से? एक मिलता है डिज़ाइन एरिया, एक मिलता है नेविगेटर, एक मिलता है पैलेट, एक मिलता है प्रॉपर्टीज़ विंडो। तो चलिए इन चारों को भी हम डिफाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इनमें आखिर क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहला जो है आपका डिज़ाइन एरिया। अब डिज़ाइन एरिया क्या होता है? डिज़ाइन एरिया एक प्राइमरी विंडो होता है जहाँ पे जाके आप एडिट कर सकते हो जावा फॉर्म्स को। मतलब वहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स डालना है, चेक बॉक्स डालना है, रेडियो बटन डालना है और जो भी डालना चाहते हो वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। द टूलबार सोर्स बटन इनेबल्स यू टू व्यू क्लास सोर्स कोड। यहाँ पे जाके आप सोर्स कोड देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या कोड लिखा है आपने। द डिज़ाइन बटन अलाउज यू टू ग्राफिकली व्यू द जीयूआई कंपोनेंट। यहाँ पे आप जीयूआई कंपोनेंट देख सकते हो कि आपने क्या क्या चीज़ें ऐड की है, चेकबॉक्स वगैरह वो आप देख सकते हो। द हिस्ट्री बटन अलाउ यू टू एक्सेस द लोकल हिस्ट्री ऑफ द चेंजेस ऑफ द फाइल। हिस्ट्री पर जाकर आप ये देख सकते हो कि आपने क्या क्या चेंजेस चेक किया है, उसकी हिस्ट्री वगैरह आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेविगेटर की। ठीक है, नेविगेटर क्या होता है? नेविगेटर आपको एक ऐसा कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। नेविगेटर आपको एक ऐसा कंपोनेंट प्रोवाइड करता है जिसमें कि आपको सारे के सारे कंपोनेंट रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। अब इसमें विजुअल कंपोनेंट भी दिखाई देते हैं और नॉन विजुअल भी दिखाई देते हैं एक ट्री टाइप की हिरार्की में। मतलब देखिए ट्री टाइप की ऐसे हिरार्की में कि ये चीज़ ऐसी है, फिर ये चीज़ ऐसी है, ऐसे सब फॉर्म के वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है पैलेट। पैलेट एक टाइप का लिस्ट होता है। ये एक टाइप का कस्टमाइजेबल लिस्ट होता है जो कि जिसमें अवेलेबल कंपोनेंट्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि JFC कंपोनेंट, स्विंग कंपोनेंट, AWT कंपोनेंट, जावा नेटबिन्स कंपोनेंट, लेआउट मैनेजर्स, ये सारे आपको लिस्ट में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ विंडो। अब प्रॉपर्टीज़ विंडो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ में क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि इट डिस्प्ले द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट करंटली। मतलब आपने जिस चीज़ को सिलेक्ट किया है उसकी पूरी प्रॉपर्टी बताता है ये, सिलेक्टेड इन द जीयूआई बिल्डर। जिस चीज़ को भी आपने जीयूआई बिल्डर में मतलब सिलेक्ट किया है ना, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको राइट हैंड साइड पर दिखाई देगी, जैसे नेविगेटर विंडो, प्रोजेक्ट विंडो, फाइल्स विंडो, इन सारी चीज़ों को की वो सारी पूरी प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में जाके कुछ ऑप्शंस को आप चेंज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, अनसेलेक्ट कर सकते हो, रिनेम कर सकते हो, ये सारे आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ओवरऑल आपका ये पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे अपना कन्फ्यूज़न क्लियर करवा सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो आप लिख सकते हैं। कुछ बच्चों की जो क्वेरी थी मैंने आपको बाकायदा इसमें मेंशन किया है कि कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि सर थोड़ा सा फास्ट वीडियोस बनाइए, हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो मैं बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करूँगा कि आपका सिलेबस बहुत जल्दी से जल्दी हो जाए। दूसरी बात कि कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो, तो जो मोस्ट 50 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हैं वो मोस्ट 50 क्वेश्चंस की वीडियो जल्दी, जैसे ही मेरा चैप्टर कंप्लीट होगा उसके नेक्स्ट डे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस की वीडियो भी बनकर रेडी मिलेगी। थैंक यू। और भी अगर आपका कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझे वो सजेशंस दे सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उन सजेशंस को भी अप्लाई कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू अगेन।